श्री अरुण फाल्टा जी का, श्री कुलवीर खुन जी का, श्री अखिलेश कपूर जी, श्री निरेश चौहान जी, श्रीमती नीना शर्मा जी, श्री दिनेश रत्नवान जी, श्री जीवन चौहान जी, श्री महेंद्र जैन जी, श्री जगदीश मेहता जी, श्री ब्रिजलाल जी, श्री केवल राम, श्री रामकृष्ण जी, श्री जियालाल जी, श्री कश्मीरी जैन जी, श्री विजय शर्मा जी, श्रीमती विष्णा भंडारी, श्रीमान अमोलक जी, श्री राजेंद्र जी, श्री अविनाश जी, श्री शेर सिंह खुंद जी, श्री रूपेश्वर जी, श्रीमती स्वाति बंसल जी, श्रीमती सुषमा जी और सब ग्राम पंचायतों के प्रधान, पन्ना प्रमुख, हमारी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही भावुक दिन है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से जो मेरा रिश्ता रहा है, मुझसे पहले मेरी एक बहन रोडू क्षेत्र, इसी एरिया शिमला के एरिया की प्रीति जिंटा जी, उन्होंने भी मुंबई नगरी में अपना नाम कमाया। और मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, जब मैं वहां संघर्ष कर रही थी, 2006 या 7 की बात है, तो मेरे पास काम नहीं था, बहुत काम कम मुझे मिलता था, उसके लेकर मैं हमेशा चिंतित रहती थी। तो हमारे एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर उस वक्त के थे, राकेश श्रेष्ठा जी, बहुत ही बड़े फोटोग्राफर थे। तो मेरे काम से प्रभावित रहते थे और मुझे उन्होंने कहा था कि तुम हिम्मत मत हारना। एक दिन उनका फोन मुझे आया और उस टाइम पे प्रीति जिंटा जी बहुत बड़ी स्टार थी, टॉप मोस्ट स्टार जिसे कहा जाता है बॉलीवुड की, वो थी। और मैं मात्र वहां पे संघर्ष करती थी, लेकिन मेरी उम्मीदें दिन ब दिन टूटती जा रही थी। तो राकेश श्रेष्ठा जी ने मुझे कहा, देखो मैं प्रीति के साथ हूं, अभी शूट कर रहा हूं, चलो मैं तुम्हारी बात कराता हूं। तो मैं एकदम डर गई, मैंने कहा क्या बात करूंगी मैं उनसे और क्या बोलूंगी। तो उन्होंने फोन लिया और जैसे वो हमेशा खिलखिलाकर हंसती हैं, उन्होंने कहा, देखो तुम, अब मैंने हिमाचल का झंडा गाड़ा, अब मेरे बाद तुम हिमाचल का झंडा गाड़ना। तो ये भावुक उनके साथ जो मेरा वार्तालाप हुआ था, मुझे हमेशा याद रहेगा। और आज जैसे ही मैं रामपुर में आई तो मेरी बहनों ने मुझे ये ड्रेस दिया। और आप सब बहनें जानती हैं कि महिलाओं के लिए सारी दुनिया की जायदाद, गहने एक तरफ और ड्रेस पाने का सुख एक तरफ। तो जैसा उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस दिया, और ये ढाठू, हमेशा मैं आई हूँ शिमला कई बार, तो देख के हमेशा मन तो करता था कि कैसे पहनते होंगे, क्या लगता होगा पहनकर। इस तरह के विचार हमें आते हैं, अक्सर महिलाओं को ज्यादा आते हैं, कैसे मांगे, कैसे पूछें। हमारे माता पिता भी बोलेंगे तुम अभी ऐसे फालतू खर्चे कर रही हो, इस तरह के कई विचार आते थे बचपन में। लेकिन वो मेरी बड़ी इच्छा आज पूरी हुई कि मुझे ये ड्रेस मिला, और मेरे लिए बहुत सुंदर एक यादगार रहेगी। आगे चलकर ये कहानी मैं भी अपने परिवार वालों को बताऊंगी कि ये ड्रेस मुझे उस दिन यहाँ मिला था। दोस्तों, हमारे जो हिमाचल के लोग होते हैं, हम बड़े ही भोले और सीधे साधे होते हैं, लेकिन आपने देखा कि मेरी हर बात को लेकर मुझ पर आक्रमण हो रहे हैं। यहाँ तक कि क्यों मैं कोई ड्रेस पहन लूं किसी क्षेत्र की, उसको लेकर भी मुझ पर टिप्पणियां हो रही हैं, अभद्र बातें हो रही हैं कि जैसे फिल्म की वो शूटिंग कर रही है। दोस्तों, हमारा जो भारत है, ये हर तरह की सांस्कृतिक विविधताएं, सांस्कृतिक धरोहर, विरासत, ये हमें संपूर्ण भारत में मिली है। अगर मैं कभी गुजरात जाती हूँ तो अवश्य ही हर लड़की की तरह मेरा मन करता है कि वो जो कच्छ की एम्ब्रॉयडरी, जो शीशे वाली कढ़ाई वाले जो लहंगे पहन के लड़कियां गरबा करती हैं कि हम भी काश ऐसा करें। अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं तो मन करता है कि हम भी ये मराठाओं की पैठनी पहने। अगर हम बंगाल जाते हैं तो वहां की जो मशहूर जामदानी साड़ी है, मैं हमेशा जाकर वो खरीदती हूँ और हमेशा पहनती हूँ। न जाने ऐसी कितनी ही आंध्र प्रदेश की काम की साड़ियां हो या तमिलनाडु की हो, मैंने हमेशा ही भारत की संस्कृति को और उसकी धरोहर को पूरे विश्व में उसका परचम लहराने में, उसको
संस्कृति को फैलाने में कभी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जब मैं राजनीति में नहीं भी थी तब भी, चाहे कुल्लू की पट्टी हो या पट्टू हो, हर जगह मैंने उसका बहुत प्रचार किया। दोस्तों, ये बात भी मेरी इनके आंखों में खटक रही है। हर बात जैसे मेरी इनकी आंखों में खटकती है, मेरा तो मात्र सांस लेना ही इनकी आंखों में खटक रहा है। क्या कारण हो सकता है जब आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना का नाम आया, जब मुझे टिकट मिला तो ये लोगों ने मुझे कहा कि ये लड़की का क्या भाव चल रहा है। हम सब मंडी की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम उसके मंडी क्षेत्र में आती है। मेरी सरकाघाट में जन्म हुआ है, मनाली में मैंने घर बनाया है, और मैं आज यहाँ पे मुझे आप लोगों की बेटी, आप लोगों की प्रत्याशी, आप लोगों की सेविका बनाकर भेजा हुआ है। तो मुझे इस तरह की अभद्र टिप्पणी की कि क्या भाव चल रहा है मंडी की महिलाओं का। दोस्तों, इस तरह की बातें सुनकर किसका दिल नहीं दहल जाएगा। और अब उसके बाद मुझे कहा गया कि तू अपवित्र है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आई है, जा तू पहले पवित्र होके आ। किसी कलाकार के बारे में इतनी नीच सोच रखना, किसी बहन के बारे में जिसने संघर्ष करके ना कि सिर्फ अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाई, भाई बहनों को बढ़ाया। मेरी बहन पे एक्सीडेंट में एसिड अटैक हुआ था, उनका इलाज करवाया, ना कि सिर्फ इतना ही किया जबकि पूरे प्रदेश को जो है, पूरे देश में सम्मान दिलाया। इस तरह की बातें मेरे बारे में करते हैं कि तू पवित्र होकर आ। तो जाहिर है हमें पता चलता है कि महिलाओं की क्या दशा है इस वक्त। दोस्तों, एक तरफ ये कांग्रेस के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि ये अमीर घरों के बच्चे हैं, ये हर तरह की सुख सुविधाओं में पले बड़े हैं। इन लोगों ने, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबी देखी है, एक गरीब माँ के बेटे होकर जब उन्होंने अपनी माता को संघर्ष करते हुए देखा, बर्तन धोकर, झाड़ू पोछा देकर, इतने सारे बच्चों का पालन पोषण करते हुए, गरीबी से जूझते हुए, संघर्ष करते हुए देखा, तो उनके मन में ये भाव आया कि महिलाएं तो कितनी शक्तिशाली होती हैं। उन्होंने जब अपनी शक्ति स्वरूपा माता को देखा तो उन्हें लगा कि एक महिला अकेले इतने बड़े परिवार को, इतने सारे पुत्रों को, पुत्रियों को बड़ा कर सकती है, तो एक महिला में कितनी शक्ति होती है। और यही कारण है कि उन्होंने महिलाओं को विधानसभा, लोकसभा में 33% आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मुझे महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाला भारत नहीं, वो भारत चाहिए जहां महिलाएं भारत का नेतृत्व करती हैं। मुझे लीडर चाहिए। और मेरी बहनों, माताओं, आप देखेंगी कि जब 29 का इलेक्शन होगा तो अगर अभी विधानसभा में 68 सीटें हैं और उसमें सिर्फ एक महिला को सीट है, सिर्फ एक महिला भी है एक्टिव, आपको 22 महिलाएं, 88 में से 22 महिलाएं एक्टिव मिलेंगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में। ये विजन है मोदी जी का। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब घर के बेटे हैं, वो कोई राजा रजवाड़े नहीं है। लोकतंत्र में सिर्फ एक राजा है और वो राजा है प्रजा। लोकतंत्र का राजा सिर्फ प्रजा है। हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और अब उन्हीं के ही कदम चिन्हों पर चलते हुए हम उनकी सेना, हम भी सोचते हैं कि जो सुख हमें आज तक अपने लिए जीने में, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी पाया, जो भी कमाया, अपने लिए किया, उससे ज्यादा सुख निश्चय ही मुझे अपने लोगों की सेवा करने में, अपने लोगों का कल्याण करने में, अपना जीवन उनके लिए समर्पित करने में मिलेगा। यह विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। आप नाम देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी, जो एक जनता की पार्टी है, और वहां एक अंग्रेजी का नाम है जो अंग्रेज के जमाने से चला आ रहा है। वो जमाने गए दोस्तों, अब वो जमाने नहीं रहे। जैसे मेरे भाई कौल सिंह ने आप लोगों को बताया, वो भी एक गरीब घर के बेटे हैं जैसे कि मैं हूं। हम गरीब घरों से आते हैं, हमने गरीबी देखी है, हमने बेबसी, लाचारी देखी है। और आज ऐसा हमारा दुर्भाग्य हुआ कि मात्र कुछ हजार वोटों से
या कुछ 100 वोटों से ये रह गए। और अगर मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बहुत युवा हैं और आगे चलकर भी आपकी सेवा करेंगे, लेकिन दोस्तों जिस तरह से हमारा दुर्भाग्य, पिछली विधानसभा में आप सोच लीजिए 68 सीटों में मात्र 30-32 हजार वोटों से हमारी सरकार रह गई। और आज सारे देश के लिए हम एक बहुत ही दुर्भाग्य का एक उदाहरण बन के रह गए हैं कि संभल के रहो नहीं तो हिमाचल जैसा ना हो जाए। जो लोग अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, अपनी सरकार नहीं चला पा रहे, आप लोगों को क्या ही संभालेंगे। नौटंकी करके रख दिया है इन लोगों ने, नाटक बना के रख दिया इन लोगों ने। इन लोगों को कहीं भी बहुमत है नहीं। जैसे कि जयराम जी कहते हैं कि अगर नैतिकता के आधार पर इनको शर्म होती तो ये इस्तीफा दे देते। इनके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे, कुर्सी से चिपक के बैठे हुए हैं। इतने इन लोगों ने अंट संट वादे किए, 1500 हम महिलाओं को लगाएंगे, 100 रुपए में भैंस का दूध लेंगे, ऐसी ऐसी हम मोबाइल हॉस्पिटल चलाएंगे जो जगह जगह जाके मुफ्त इलाज करेंगे। कहाँ है वो मोबाइल हॉस्पिटल? हर विधानसभा में हम 4-4 विद्यालय खुलाएंगे, कहाँ है वो विद्यालय? युवाओं को हम 6 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ है वो 6 लाख नौकरियां? इनकी कोई जिम्मेदारी थोड़े है। ये तो कुछ कुछ जगहों पे छोटे मोटे बचे हुए हैं। जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के हम सेना हैं। हम एक शब्द भी यहां से वहां नहीं बोल सकते, पूरा आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी। हम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं। आज हमारा नेतृत्व जब खड़े होते हैं तो पूरे, चाहे इटली अमेरिका से लेकर सब लीडर्स खड़े होते हैं, और जब लोकप्रियता आती है तो 78 से 80% मार्क्स जो है वो मोदी जी को मिलते हैं। हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते और हमें उनकी गारंटी के साथ चलना पड़ता है। मोदी की गारंटी का लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। हमें उनकी गारंटी के साथ चलना पड़ता है, ना दाएं ना बाएं, हमें सीधा सीधा चलना पड़ता है दोस्तों। लेकिन आप खुद सोचिए, ये जो अब चुनाव हो रहे हैं, ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, हम यहाँ प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। सारा विश्व जानता है कि आएगा तो मोदी ही। तो फिर वह यहां से नेतृत्व किसी और सरकार का क्या करेगा लोकसभा में? यह भी तो एक सोचने वाला विषय है हमारे लिए। जैसे हमें यहाँ पे डबल इंजन सरकार नहीं मिल पाई, इन लोगों का वही शुरू है, नहीं मिला जी, पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, हमें पैसा नहीं मिला। और जयराम जी आते हैं, फिर मीडिया को बुलाते हैं और कहते हैं इनको अभी 1800 करोड़ दिया, इनको अभी 3000 करोड़ दिया, इनको इतना खा गए, सब खा गए, पचा लिया। जहां पे डबल इंजन सरकार नहीं होती वहां पे लोगों की यही दुर्दशा होती है दोस्तों। इसलिए हमें डबल इंजन सरकार के साथ ही चलना है। जब सेंटर में मोदी जी बैठेंगे तो यहाँ भी आपकी बेटी कंगना भारतीय जनता पार्टी से आपने मुझे भेजना है वहां पे। बहुत बड़े घर के हम तुम्हारे साथ दोस्तों, बड़े लोग होते हैं, उनकी बड़ी बातें होती है, हम छोटे लोग हैं, हमें किसी चीज की शर्म नहीं है। बड़े लोग कहते हैं कि हम डाकिया नहीं बनेंगे, हम कोई तुम्हारे डाकिया हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि मैं आपकी डाकिया हूं, मैं आपकी बेटी हूं। मैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, वैसे ही मैं आपकी सेविका हूं। और मुझे आपने कभी भी कोई भी आज्ञा देने में कोई भी संकोच नहीं करना है, मुझे अपनी सेवा में लगाना है। वही निश्चय मैंने अब अपने जीवन के लिए किया है कि मैं आपके सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का जोश देखकर, मेरे भाई बहन, मेरे बूथ कार्यकर्ता, जितना मुझे लगता है कि निश्चय ही आप लोग इस बात की गंभीरता मुझसे ज्यादा जानते हैं। हिमाचल में, जैसा मैंने की कहा कि कुछ हजार वोटों से कितनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हो गई, अब हमने सबने देखा है और मन बना लिया है कि अब की बार हम बिल्कुल भी कोई भी ढिलाई नहीं बरतेंगे। तो दोस्तों, ये बात सच्ची है कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है, सैनिक बलों का अपमान करती है, कहती है कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक, कहाँ की, गलवान में मार खा के आ गए, ये कायर है, असहासी हैं। इस तरह की बातें ये हमारे सैनिक बलों के लिए करते हैं। आप सोच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश ये वीर भूमि है। एक वक्त था जब
सौरभ कालिया से लेके न जाने कितने लोगों के आंखें और गुर्दे नोच के हमारे हाथों में बैठाते थे, ये लोग हमारे हाथों में देते थे पाकिस्तान के लोग। और आज ये लोग थर थर कांपते हैं जब मोदी उंगली उठाकर बोलता है कि गलती कर गए तुम, बहुत बड़ी गलती कर गए। तो अभिनंदन को चाय पिला के, हार डाल के, आरती उतार के ये लोग बॉर्डर के पार छोड़ के जाते हैं और हाथ जोड़कर माफी भी मांग के जाते हैं। और इनसे पूछिए, एक टाइम पे ये उछल उछल के हमें परमाणु बम की, इसकी उसकी ये धमकियां दिया करते थे। आज किसने इनके हाथों में भीख का कटोरा थामा है कि ये लोग आटा और पानी मांगते हुए घूमते हैं। ये हमारे मोदी जी की ये पूरे विश्व में जो है वो छवि है अब भारत की दोस्तों। चाहे G20 का नेतृत्व हो, चाहे गगनयान हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे हमारी बहनों के लिए शौचालय हो, चाहे मुफ्त का अनाज हो, चाहे मुद्रा लोन हो, आयुष्मान हो, न जाने ऐसी कितनी योजनाएं उन्होंने दी हैं। लेकिन वो भी कहते हैं कि ये ट्रेलर है, काम करने को बहुत है। कहां से शुरू किया है उन्होंने काम, आप ये भी तो सोचिए। पूरे विश्व में एक तरह से क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं, महामारियां आई हुई हैं, लेकिन फिर भी 9 सालों में उन्होंने हमें 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया, अब 3री बनाएंगे। शौचालयों से तो उन्होंने शुरू किया है, सफाई से तो उन्होंने शुरू किया है। इतनी दुर्गति कांग्रेस ने हमारे देश की हुई थी। तो दोस्तों वो कहते हैं कि ये तो अभी ट्रेलर है, लेकिन हमें उनके साथ चलकर उन्हें मजबूत बनाना है। और बाकी मैंने जैसा आपको कहा कि एक गरीब की बेटी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को और इन सब पुरुषों को जो आज आपकी बहन को कहते हैं तू अपवित्र है, तू चली जा यहाँ से, आपको मजा चखाना है और यहाँ पे मोदी जी की सरकार लाकर हमें भगवा लहराना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।